हाय फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी इन्फो 24 में स्वागत है। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है पीजीटी नागरिक शास्त्र का भाग 218 है। तो अगर आप टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, जीआईसी और असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का पहला नंबर क्वेश्चन जो 1 नंबर से शुरू हो रहा है। क्वेश्चन है फ्रेंड्स, संसद राज्य सूची पर कानून बना सकती है। संसद जो है राज्य सूची पर कानून बना सकती है। ऑप्शन ए है लोकसभा के सदस्यों के समर्थन से, बी है राज्यसभा के सदस्यों के समर्थन से, सी है राज्यों की विधानसभाओं के समर्थन से, डी है उपयुक्त सभी से। तो आंसर आपका हो जाएगा बी, राज्यसभा के सदस्यों के समर्थन से। जो संसद है वो राज्य सूची पर कानून बना सकती है राज्यसभा के सदस्यों के समर्थन से। दोस्तों, यहाँ पे संसद की बात आई है तो संसद में तो राज्यसभा ऑलरेडी रहता है, उसी तरह रहता है। संसद का जो निर्माण होता है उसमें राज्यसभा आपका रहता है और इसके बाद लोकसभा रहता है, राज्यसभा और लोकसभा रहता है और इसके अलावा राष्ट्रपति होता है। तीनों को मिलाकर आपका क्या बनता है, संसद का निर्माण होता है। तो यहाँ पे जैसे इस संसद की बात की जा रही है तो संसद में लोकसभा और राज्यसभा और इसके बाद आपका राष्ट्रपति है। तो किसके समर्थन से, तो राज्यसभा तो रहेगा ही, राज्यसभा के समर्थन से लोकसभा जो है वो और राष्ट्रपति है वो मिलकर क्या कर सकते हैं, कानून बना सकते हैं। तो वो बिना मतलब जो राज्य सूची का जो विषय है वो राज्यसभा के समर्थन के बिना नहीं बनाया जा सकता है, तो उनकी समर्थन सहमति आवश्यक है। इसलिए संसद राज्य सूची पर जो कानून बना सकती है वो राज्यसभा के सदस्यों के समर्थन से। तो ऑप्शन आपका बी सही आंसर है। तो एक पहले का बी आंसर सही है। व्याख्या देखिए, राज्यसभा को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 249 के तहत राज्य सूची में वर्णित विषय पर कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। जो राज्यसभा है उसको भारतीय संविधान में अनुच्छेद 249 के तहत जो राज्य सूची का विषय है उसमें जो भी विषय वर्णित किया गया है, उल्लेख है, उस पर कानून बनाने का अधिकार किसको है, तो आपका आंसर हो जाएगा राज्यसभा को। और किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है, तो 249 के तहत दिया गया है। आगे चलते हैं, तथा अनुच्छेद 312 के अंतर्गत, किसके अनुच्छेद 312 के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन का विशेषाधिकार है। जो अखिल भारतीय सेवाएं हैं आईएएस पीसीएस जो है उसके सृजन का जो अधिकार प्राप्त है वो किसको प्राप्त है, तो राज्यसभा को प्राप्त है। और किस अनुच्छेद के तहत तो मिलता है विशेषाधिकार, तो अनुच्छेद 312 के तहत मिलता है। इसको भी नोट कर लीजिएगा। आगे है, राज्यसभा का सभापति भारत का उपराष्ट्रपति होता है। राज्यसभा का जो सभापति होता है वो कौन होता है, तो भारत का उपराष्ट्रपति पदेन अधिकारी होता है। वो भारत का जो है राज्यसभा का जो सभापति होता है उपराष्ट्रपति। आगे है, लेकिन अपने पद पर उपराष्ट्रपति का वेतन नहीं पाता है बल्कि राज्यसभा के सभापति के रूप में वेतन प्राप्त करता है। तो ये है व्याख्या। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। 2 नंबर है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन पॉलिटिकल पार्टीज नामक पुस्तक के लेखक हैं। निम्नलिखित में से कौन पॉलिटिकल पार्टीज जो होते हैं पार्टी नामक पुस्तक के लेखक कौन है। ऑप्शन ए फाइनर, बी है डुबरजर, बी है क्या है डुबरजर, और सी है पापर, डी है ब्रोगन। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका 2 का, बी सही हो जाएगा, डुबरजर। डुबरजर जो है उन्होंने पॉलिटिकल पार्टीज नामक पुस्तक का मतलब लेखन कार्य किया है। तो आंसर आपका बी सही हो जाएगा। व्याख्या देख लीजिए, पॉलिटिकल पार्टीज नामक पुस्तक का डुबरजर ने लिखा है। पॉलिटिकल पार्टीज नामक जो पुस्तक है, पार्टीज जो पार्टीज है उसको किसने लिखा है, तो डुबरजर ने लिखा है। राजनीतिक दल आम दलों के समय अपने घोषणा पत्र प्रकाशित करते हैं। जो राजनीतिक दल होते हैं, सॉरी कहीं गलती हो जाए पढ़ने में, तो राजनीतिक दल आम चुनावों के समय अपने घोषणा पत्र प्रकाशित करते हैं। पत्रों में विभिन्न राजनीतिक दल अपनी विचारधाराएं एवं कार्यक्रमों का क्या करते हैं, आधार पर लोगों से समर्थन प्राप्त करते हैं। जिसे घोषणा पत्र बोलते हैं ना, कि मैनिफेस्टो ये जारी किए हैं, ये दल ने इस मैनिफेस्टो को जारी किया है, तो वो बात वही घोषणा पत्र की बात हो रही है। और उसमें तरह तरह के लुभावने दिए जाते हैं। आपको अगर वोट लेना है किसी को तो आपको ऐसे ऐसे लुभावने देगा। आगे चलते हैं, 3 नंबर क्वेश्चन, जनतंत्र का प्रकार
जिसे भारत ने स्वीकार किया है। जनतंत्र का प्रकार जिसे भारत ने स्वीकार किया है। ऑप्शन ए है संवैधानिक राजतंत्र, ऑप्शन बी है वंशानुगत लोकतंत्र, ऑप्शन सी है जनतंत्रीय राजतंत्र और ऑप्शन डी है लोकतांत्रिक गणराज्य। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो हमारे यहाँ जो है डी सही हो जाएगा, आपका 3 का डी लोकतांत्रिक गणराज्य है हमारा। जो क्योंकि हमारा जो संवैधानिक पद है उसमें आप देखेंगे तो चुनाव के माध्यम से राष्ट्रपति चुने जाते हैं। वंशानुक्रम कोई नहीं है, ये नहीं है कि उनके बेटे उनके नाती पोते ये सब होंगे, वो हमेशा निर्वाचित होकर ही आएंगे। निर्वाचित होने की प्रक्रिया ये भारत में अपनाई गई है, तो ये याद रखेंगे। व्याख्या देख लीजिए। लोकतंत्र से तात्पर्य लोगों का तंत्र अर्थात जनता का शासन से है। भारत में लोकतांत्रिक गणराज्य को स्वीकार किया गया है। अब्राहम लिंकन के अनुसार, एक कोटेशन है, बार बार पूछता है, अब्राहम लिंकन के अनुसार लोकतंत्र जो होता है शासन जनता का, लोकतंत्र जो लोकतंत्रात्मक जो शासन है जनता का, जनता के लिए जनता के द्वारा स्थापित शासन है। लोकतंत्र क्या है? जनता का, जनता के द्वारा जनता के लिए स्थापित शासन व्यवस्था है। भारत की जनता अपने द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन करती है। भारत की जो जनता है वो क्या करती है? अपने द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों से शासन करती है, उन्हीं के माध्यम से। आगे चलते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है, कल्याणकारी राज्य वस्तुतः मिश्रित है। जो कल्याणकारी राज्य है उसमें क्या क्या मिश्रण है, किसका, ये बताना है। ऑप्शन ए है समाजवाद और साम्यवाद का, ऑप्शन बी है साम्यवाद और आदर्शवाद का, ऑप्शन सी है व्यक्तिवाद और फांसीवाद का, ऑप्शन डी है उदारवाद और समाजवाद का। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा ये बताना है। तो आंसर आपका जाएगा किसके साथ? तो डी के साथ जाएगा। आंसर आपको डी सही लग रहा है, डी ही होगा, उदारवाद और समाजवाद। जो 4 का आंसर है वो डी है, उदारवाद और समाजवाद। आगे चलते हैं, व्याख्या देख लीजिए। कल्याणकारी राज्य उदारवाद और समाजवाद का मिश्रण है। जो कल्याणकारी राज्य है वो उदारवाद और समाजवाद का क्या है? मिश्रण है। इसको याद रखेंगे। लोकतांत्रिक पद्धति का समर्थन उदारवाद का अंतिम किंतु अधिक महत्वपूर्ण विचार कहा जा सकता है। आंसर क्या हो जाएगा? उदारवाद का जन्म ही स्वेच्छाचारी शासन के विरुद्ध प्रक्रिया के रूप में जो हुआ था और लोग आगे चलते हैं। 110 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। उदारवाद का मूल सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक मूल्यांकन शब्दावली का तात्पर्य है। एक कल्याणकारी राज्य और उदारवाद, जो कल्याणकारी राज्य है वो कहीं ना कहीं उदारवाद और समाजवाद का क्या है? मिश्रण है। और जो उदारवाद का क्या हुआ है? जन्म हुआ है स्वेच्छाचारी शासन के विरुद्ध ही हुआ है। इसको इस तरह आप समझ सकते हैं। शैक्षणिक और आगे चलते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है, शैक्षणिक क्षेत्र का मूल्यांकन। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध है। जो भारतीय संविधान है उसका 8वीं सूची का संबंध किससे है? भाषा से, अनुसूचित जनजातियों से, भारत के राज्यों के नाम से, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 5वें का आंसर जो हो जाएगा कंटेंट अच्छा लगा होगा, ये सही हो जाएगा भाषा से। जो 8वीं अनुसूची का संबंध है वो किससे है? तो भाषा से है। आंसर ये सही है। नमस्कार। व्याख्या देख लीजिए, यहाँ पे बहुत से तथ्य हैं। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध भाषा से है। तो 8वीं अनुसूची का संबंध किससे है? भाषा से है। भारत के संविधान में, जो भारत का मूल संविधान था उसमें कुल 14 भाषाओं का उल्लेख है। एक क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि भारत का जब संविधान बना था उसको बोलेंगे मूल संविधान, तो उस समय कितने भाषाओं को जोड़ा गया था 8वीं अनुसूची में? तो उस समय 14 भाषाएं थी 8वीं अनुसूची में। वर्तमान में इनकी अनुसूची जो इनकी संख्या है वो 22 भाषाएं हो गई हैं, ये याद रखेंगे। इस समय 22 भाषाओं का उल्लेख है आपके 8वीं अनुसूची में। 21वें जो संविधान संशोधन के तहत क्या है? सिंधी को जोड़ा गया था। और 71वें संविधान संशोधन में कोड़की, नेपाली और मणिपुर को जोड़ा गया। और 92 है उसमें संविधान संशोधन हुआ तो उसमें संथाली को और डोगरी, मैथिली और बोडो भाषाओं को क्या किया गया? जोड़ा गया। तो यहाँ से ये क्वेश्चन पूछते हैं बार बार पीसीएस में भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इनको आप नोट कर लीजिएगा। आगे देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत दिशा निर्देश प्रदान करते हैं। किसको दिशा निर्देश प्रदान करते हैं ये आपको बताना है। जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, प्रेस को, नागरिकों को, राज्यों को, अंतर्राष्ट्रीय समुदायों को। तो किसको दिशा निर्देश प्रदान करते हैं? जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा, राज्य को। राज्य को ये सही है, राज्य को ही ये क्या करते हैं? दिशा निर्देश प्रदान करते हैं।
तो आंसर आपका सी ही सही होगा। व्याख्या देख लीजिए। भारतीय संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक, जो 36 है 33 से लेकर 51 तक राज्य के नीति निदेशक तत्वों का क्या है, वर्णन किया गया है। तो इसको जरूर याद कर रखिएगा कि राज्य के नीति निदेशक जो तत्व है, सिद्धांत है, उसका उल्लेख किस भाग में है। तो आंसर आपका 4 हो जाएगा। और अनुच्छेद जब पूछेगा तो अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक इसका उल्लेख किया गया है, वर्णन किया गया है। भारतीय संविधान निर्माताओं का लक्ष्य भारत में लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना था। इसीलिए उन्होंने नीति निदेशक तत्वों में उन सभी आदर्शों का समावेश किया जिन्हें कार्य रूप में परिणत किए जाने पर एक कल्याणकारी राज्य की जो है अवधारणा मूर्त रूप ले सके। लेकिन वैसे दोस्तों ये जो हमारा राज्य के नीति निदेशक तत्व है, ये जो संविधान है, संविधान में तो वर्णित है, लेकिन ये सर्वोच्च न्यायालय या न्यायालय में बाध्य योग्य नहीं है। हम इसको लागू कराने के लिए मतलब सर्वोच्च न्यायालय में ये नहीं कर सकते कि इसको लागू ही किया जाए। वे राज्य की स्वेच्छा पे छोड़ा गया है, राज्य चाहे तो लागू करे चाहे तो ना करे। जैसे समान कार्य के लिए समान जो वेतन है वो मतलब ये लोक कल्याणकारी जो ये संवैधानिक जो है राज्य के नीति निदेशक तत्व में है, इसलिए इसको लागू नहीं कराया जा पा रहा है। अगर यही मूल अधिकार में रहता, आपके मूल अधिकार में, मौलिक अधिकार में, तो इसको लागू कराया जा सकता था। लेकिन ये क्या है कि आपके भाग 4 में नीति निदेशक तत्व का विषय है, इसलिए ये समान कार्य के लिए समान वेतन जो है वो नहीं हो पा रहा है। तो ऐसा कुछ चीज़ें हैं जो उसमें है, तो वो आप बाध्य योग्य नहीं है और मौलिक अधिकार आपका बाध्य योग्य है, ये आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर। राज्यसभा को धन विधेयक पर कितने दिनों के अंदर अपनी संस्तुति देनी होती है। तो इसका आंसर तो 14 हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 14 दिनों के अंदर ही संस्तुति देनी होती है। ये आंसर ए सही है। व्याख्या देख लीजिए। संविधान के अनुच्छेद 109 में यह स्पष्ट रूप से उपबंधित किया गया है कि राज्यसभा में धन विधेयक प्रस्तुत नहीं किए जाएंगे। तो किस अनुच्छेद में यह उपबंध किया गया है कि राज्यसभा में धन विधेयक प्रस्तुत नहीं किए जाएंगे। तो आंसर हो जाएगा 109। 109 याद रखेंगे कि 109 अनुच्छेद जो है उसमें यह उपबंधित किया गया है कि जो धन विधेयक होगा वो राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किया जाएगा। वह केवल अनुच्छेद 110 के तहत लोकसभा में प्रस्तुत किया जाएगा। तो 110 किससे संबंधित है, तो धन विधेयक से संबंधित है। और धन विधेयक कहाँ प्रस्तुत किया जाएगा, लोकसभा में प्रस्तुत किया जाएगा। ये किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो आंसर हो जाएगा आपका 110 अनुच्छेद में। इसको आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। आगे, राज्यसभा 14 दिन तक धन विधेयक को अपने पास रोक सकती है। यदि 14 दिन के भीतर राज्यसभा विधेयक पास नहीं करती है तो वह विधेयक दोनों सदनों में पारित समझा जाएगा, स्वतः ही पारित समझा जाएगा। अगर 14 दिनों तक के अंदर वो पास नहीं करती है राज्यसभा तो आंसर आपका ये सही था। इसको आप नोट कर लीजिएगा, यहाँ से 2-3 क्वेश्चन मिल सकते हैं आपको। आगे फ्रेंड्स, भारत में संघीय विधायिका द्वारा बंधुआ मजदूरी प्रथा उन्मूलन अधिनियम कब पारित किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत में संघीय विधायिका द्वारा जो बंधुआ मजदूरी प्रथा है उसका उन्मूलन, उसकी समाप्ति किस अधिनियम के द्वारा किया गया था, ये बताना है। ऑप्शन ए है 1913 के द्वारा, बी है 1975, सी है 1976, डी है 1977। तो 8 का जो आंसर हो जाएगा वो सी सही हो जाएगा। 1976 के द्वारा बंधुआ जो मजदूरी प्रथा है उसका उन्मूलन किया गया था या पारित किया गया था। तो ऑप्शन 1976 हो जाएगा। व्याख्या देख लीजिए। वह व्यक्ति जो लिए हुए ऋण को चुकाने के बदले ऋणदाता के लिए श्रम करता है या सेवाएं देते हैं बंधुआ मजदूर कहलाता है। वह व्यक्ति लिए हुए ऋण को चुकाने के बदले अपने जो ऋणदाता है, मालिक है, उसके यहाँ क्या करता है, मजदूरी करता है। उसने ऋण ले लिया लेकिन अब ऋण चुका नहीं पा रहा है, तो उसके यहाँ जब वो मजदूरी करता है चुकाने के लिए ऋण, तो उसको कहा जाता है बंधुआ मजदूर। तो वही क्या होता है बंधुआ मजदूर कहलाता है। इसे अनुबद्ध श्रमिक या बंधुआ मजदूर भी कहते हैं।
प्राचीन यूनान में बंधुआ मजदूरी बहुत प्रचलित थी। बंधुआ मजदूरी को समाप्त करने के उद्देश्य से भारत में 1976 में कानून बनाकर इसे अवैध घोषित कर दिया गया। तो किस समय अवैध घोषित किया गया था? तो 1976 में। भारत 1950 में पूर्ण रूप से आज़ाद हुआ है, वही 16 साल बाद ही 50 मतलब वो 26 साल बाद इसको समाप्त किया गया है। तो इसको आप याद रखेंगे, 26 साल बाद आपका क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया बंधुआ मजदूरी को। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सी राज्य के विधान परिषद को समाप्त करने के लिए प्राधिकृत है? निम्नलिखित में से कौन सी राज्य के विधानसभा को समाप्त करने के लिए प्राधिकृत है? कौन सा? ये आपको बताना है। ऑप्शन ए संसद, बी है राज्यपाल, सी है राष्ट्रपति, डी है राज्यसभा राज्य विधान परिषद का अध्यक्ष। तो कौन है उसको जो समाप्त कर सकता है? तो आंसर 9 का आपका ए सही हो जाएगा। 9 का ए आपका सही हो जाएगा। इसको नोट कर लीजिएगा कि राज्यसभा जो है संसद जो है वो राज्य के विधान परिषद को समाप्त करने के लिए प्राधिकृत है, अधिकारी है, मतलब ये समाप्त कर सकता है, यही इसके लिए बना है। ये संसद को समाप्त करने का शक्ति प्राप्त है। व्याख्या देख लीजिए। राज्य विधानमंडल का दूसरा और उच्च सदन विधान परिषद है। जो राज्य विधानमंडल होता है उसका दूसरा और उच्च सदन क्या है? विधान परिषद है। यह एक अस्थायी सदन होता है। अनुच्छेद 169 के तहत संसद को किसी राज्य में विधान परिषद को स्थापित या समाप्त करने का अधिकार दिया गया है। तो संसद को क्या है कि किसी राज्य में विधान परिषद को स्थापित करने का और उसे समाप्त करने का अधिकार प्राप्त है। तो किस अनुच्छेद के तहत है? तो 169। यहाँ से एक क्वेश्चन आप लोग के लिए है कि इस समय वर्तमान समय में कितने राज्यों में विधान परिषद हैं? उनके नाम आप जरूर लिखें कमेंट में। दोस्तों आप वीडियो तक आ रहे हैं, अंत तक आ गए हैं, तो आप सर्च कर या कहीं से जानकारी इकट्ठा कर आप ये पता करें कि कितने स्टेट में राज्य में विधान परिषद है। लगभग में 6 है या 7 हैं, ये आप कमेंट कर बताइए और उनके नाम जरूर लिखिए कि कितने हैं। तो उनके नाम लिख लीजिए, इससे यहाँ से क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। तो किस किस राज्य में विधान परिषद है ये आप कमेंट कर बताइएगा। इसको समाप्त तो किया जा सकता है किंतु विघटित नहीं किया जा सकता है। जैसे आपका राज्यसभा होता है सेम उसी प्रकार का ये भी कार्य करता है। आगे चलते हैं, 10 नंबर क्वेश्चन करते हैं। 10 दिसंबर 1948 की मानवाधिकारों की विश्वव्यापी घोषणा में कितने अनुच्छेद हैं? 10 दिसंबर 1948 की जो मानवाधिकार की विश्वव्यापी घोषणा है उसमें कितने अनुच्छेद हैं? ऑप्शन ए है 30, बी है 31, सी है 32, डी है 33। तो आंसर क्या हो जाएगा 10 का? ये सही हो जाएगा। कितने अनुच्छेद हैं? तो 30 अनुच्छेद हैं। व्याख्या देख लीजिए। 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने विश्व मानवाधिकार घोषणा पत्र जारी कर प्रथम बार मानवाधिकार और मानव की बुनियादी मुक्ति का घोषणा की थी। वर्ष 1950 में संयुक्त राष्ट्र ने हर वर्ष 10 दिसंबर की तिथि को विश्व मानवता दिवस तय किया है। विश्व मानवता दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को मनाया जाता है। मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। मानवाधिकारों की घोषणा में कुल 30 अनुच्छेद हैं। जो मानवाधिकार का घोषणा पत्र है उसमें कितने अनुच्छेद थे? तो 30 थे। भारत में 28 दिसंबर 1993 से मानव अधिकार कानून अमल में आया। भारत में जो है 28 दिसंबर 1993 से मानव अधिकार कानून जो है अमल में लाया गया है। तो ये सब याद रखेंगे। दोस्तों क्वेश्चन के साथ व्याख्या थे। अब वहाँ से बहुत क्वेश्चन आ सकते हैं। हमने यही प्रयास किया है कि अच्छा क्वेश्चन रहे, कंटेंट अच्छा रहे। अगर कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है कि थोड़ा सा मेहनत किया गया है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। और चैनल पे आप नए हैं दोस्त तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें अगर आप किसी टीचिंग एग्ज़ाम और वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो, क्योंकि आपको अधिकांश फ़ायदा होने वाला है। ऐसा नहीं कि आपको कोई गलत वो दिया जाता है। हाँ गलती हो जाती है, अगर गलती हो जाए तो कमेंट में ज़रूर बताइए। आप लोग परिवार के सदस्य हैं, सभी लोग मतलब एक दूसरे से शेयर कर सकते हैं अपने नॉलेज को, जिससे सभी का नॉलेज गेन हो सकता है, सबकी नॉलेज बढ़ सकती है। दोस्तों इसी उम्मीद के साथ कि ये वीडियो पसंद आई होगी तो दोस्तों नमस्कार, शुभ रात्रि।